सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमने कहा है भाई कि अगर हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ना है तो उसे अपन को तीन टाइप में डिवाइड कर लिया है। पहला पढ़ लिया है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और एक और पार्ट है इसका जो हमने डिवाइड करा है वो है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आज हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर बात करेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो पहला पॉइंट आता है वो ये है कि ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है एरोमेटिक कंपाउंड की, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड है तो वो ESR देगा ही, ये कंफर्म है भाई। ठीक है, जब भी एरोमेटिक कंपाउंड को हम देखेंगे तो हमारे दिमाग में क्या चलना चाहिए कि ये ESR देगा। तो अब इसके मैकेनिज्म पर बात करते हैं कि इसका मैकेनिज्म किस तरह से होता है। ठीक है, यहां पर मैंने एरोमेटिक कंपाउंड एक बेंजीन बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, दो स्टेप का मैकेनिज्म होता है। पहली स्टेप में आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। इलेक्ट्रोफाइल अटैक कुछ इस तरह से करता है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं भाई, शिफ्ट होते हैं। यहां पर ये शिफ्ट हुए, ठीक है, तो यहां पर क्या आया नेगेटिव चार्ज, जो यहां पर क्या आया पॉजिटिव, और नेगेटिव पर कौन अटैक कर देगा, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल भाई इलेक्ट्रॉन की कमी वाला है भाई। इलेक्ट्रोफाइल हमारा इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है, तो जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा वो इस पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल यहां पर सब्स्टिट्यूट हो गया, पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ चुका है। अब यहां पर देखो कि अब आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि ये पॉजिटिव चार्ज पर आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और प्रोडक्ट बनेगा, तो ऐसा आप गलत सोच रहे हो। ऐसा क्योंकि ये वाला जो मैकेनिज्म है वो तो ER हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, उसमें भी तो यही होता था। लेकिन अब यहां पर क्या होगा, देखो कि ये जो हाइड्रोजन है, ये वाला जो हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन देकर H पॉजिटिव के फॉर्म में निकलेगा और न्यूक्लियोफाइल के साथ जुड़ जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर आकर क्या करेंगे, पाई बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे और हमारा प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बन जाएगा। यहां पर पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और ये H पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल के साथ NuH बना लेगा। तो इस तरह से हमारे पास मैकेनिज्म आता है ESR का। दो स्टेप मैकेनिज्म, पहली स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, स्लो रिएक्शन होती है, RDS होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, मतलब इसी स्टेप पर हमारी जो रिएक्शन है उसकी पूरी रेट डिपेंड करेगी। ठीक है, तो यहां पर सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करा, न्यूक्लियोफाइल इस H पॉजिटिव को लेकर निकलता है और यहां पर पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल हमारा सब्स्टिट्यूट हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहां पर ये पहली स्टेप अगर RDS है तो यहां पर हमारी रिएक्टिविटी रेट डिपेंड करने वाली है। अगर मैंने इस रिएक्शन को फास्ट करवा दिया, इस रिएक्शन को बहुत तेजी से करवा दिया, आराम से करवा दिया, तो हमारी जो रिएक्शन आने वाली है उसकी रेट बहुत ज्यादा जाएगी, जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी रेट बहुत ज्यादा होगी। अब यहां पर इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवाना है, इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवाना है, मतलब हमें ऐसे ग्रुप्स की जरूरत होगी जो इस रिंग पर क्या करे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन बढ़ाता है, और प्लस वाले ग्रुप्स। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं ना कि जो रिएक्टिविटी है ESR की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाली है प्लस M के प्लस H के प्लस I के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने वाली है माइनस M और माइनस I के, क्योंकि प्लस वाले जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे और डेंसिटी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन की तो इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक कर देगा, और ये जो हमारी स्टेप है पहली वाली वो बड़ी आसानी से हो जाएगी। अगर यहां पर अगर बात करें कि अगर इस रिंग से अगर माइनस M या माइनस I ग्रुप्स अटैच हैं, वो क्या करेंगे, इस रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेंगे, तो ये आसानी से इस पर अटैक नहीं कर पाएगा, जो रेट है रिएक्शन की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि रिएक्टिविटी टुवर्ड ESR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस M प्लस H प्लस I, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस M एंड माइनस I। अब बात आती है कि हम किस तरह से प्रिडिक्ट करते हैं कि प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई ESR में, हाउ टू प्रिडिक्ट प्रोडक्ट इन ESR, राइट। उससे पहले आप लो इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट, तो चलिए डिस्कस करते हैं हाउ टू प्रिडिक्ट प्रोडक्ट इन ESR।
ESR में हम प्रोडक्ट किस तरह से प्रेडिक्ट कर दें। तो हमें कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ेगा उसके लिए। सबसे पहला रूल ये है, इफ 1+m ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग देन प्रोडक्ट इज ऑर्थो एंड पैरा विद रेस्पेक्ट टू +m। एक्चुअल में जो ESR में प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हम किस तरह से बनाए वो इस लॉजिक पर काम करता है कि अगर आपके बेंजीन रिंग से +m या -m जब लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर बढ़ती है। आप जानते हो जब आप +m ग्रुप को अटैच करते हो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर बढ़ती है, ऑर्थो एंड पैरा पर। और जब आप -m ग्रुप को बेंजीन रिंग से कनेक्ट करोगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कहां पर होगी, ऑर्थो एंड पैरा पर, मतलब मेटा पर तो वही रहने वाली जो पहले थी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल आसानी से -m के केस में मेटा पर अटैक कर देगा और +m के केस में ऑर्थो एंड पैरा पर अटैक करेगा। तो पहला रूल ये है कि इफ 1+m ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग देन प्रोडक्ट इज ऑर्थो एंड पैरा विद रेस्पेक्ट टू +m। क्योंकि +m ग्रुप क्या करेगा, ऑर्थो एंड पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा तो इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक ऑर्थो एंड पैरा पर अटैक कर सकता है। अब दूसरा रूल ये है कि इफ -m ग्रुप, इफ 1 - m ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग देन आपका जो प्रोडक्ट होगा वो मेटा होगा विद रेस्पेक्ट टू -m। ऐसा क्यों कह रहा हूं, जैसे ही आप बेंजीन से -m ग्रुप को अटैच करोगे तो -m ग्रुप क्या करने वाला है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करने वाला है, लेकिन मेटा पर कम नहीं करेगा। मेटा पर जो पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वही रहने वाली है, तो इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे आसानी से अटैक कर देगा एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड पैरा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा भाई, मेटा विद रेस्पेक्ट टू -m ग्रुप। अब थर्ड केस ये बनाते हैं कि अगर बेंजीन से 2 +m ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो तो उस केस में जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो ऑर्थो एंड पैरा बनेगा विद रेस्पेक्ट टू स्ट्रॉन्ग +m ग्रुप। इफ 2 +m ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग देन प्रोडक्ट इज ऑर्थो एंड पैरा विद रेस्पेक्ट टू स्ट्रॉन्ग +m ग्रुप के रेस्पेक्ट में ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बन जाएगा। अब नेक्स्ट केस हमारे पास आ रहा है कि अगर हमारे बेंजीन रिंग से 2 -m ग्रुप अटैच हो तो उस केस में जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो मेटा होता है विद रेस्पेक्ट टू वीक -m ग्रुप। वीक -m ग्रुप के रेस्पेक्ट में मेटा पर हमारा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। अब जो लास्ट केस आ रहा है वो ये है, इफ 1+m ग्रुप एंड 1 -m ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग देन आपका जो प्रोडक्ट होने वाला है वो होने वाला है भाई ऑर्थो एंड पैरा विद रेस्पेक्ट टू +m ग्रुप। +m ग्रुप के रेस्पेक्ट में ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनने वाला है। देखते हैं इन पे बेस्ड अपन क्वेश्चन करते हैं तब ये ज्यादा आसानी से समझ आते हैं। देखो यहां पर पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन में बेंजीन से अटैच क्या है, OCH3। OCH3 मतलब ये क्या लगा रहा होगा भाई, +m ग्रुप लगा रहा है और +m लगा रहा है, एक +m ग्रुप डायरेक्टली अटैच है बेंजीन रिंग से, तो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ऑर्थो और पैरा। मतलब या तो इलेक्ट्रोफाइल यहां अटैक करेगा या यहां अटैक करेगा। तो क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में OCH3 के रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो दोनों पोजीशन है और पैरा इसके जस्ट अपोजिट वाला, तो प्रोडक्ट हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। इस तरह से हमारे प्रोडक्ट बन चुके हैं, एक ये पैरा और ये ऑर्थो। ठीक है, अब दूसरा केस देखो, दूसरे केस में बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच क्या है, NO2। NO2 क्या होता है भाई, -m ग्रुप होता है। अगर एक -m ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है बेंजीन रिंग से तो प्रोडक्ट क्या बनता है भाई, मेटा बनता है विद रेस्पेक्ट टू -m ग्रुप। -m के रेस्पेक्ट में मेटा पोजीशन कौन कौन सी है, या तो इलेक्ट्रोफाइल यहां पर आएगा या यहां पर आएगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट को जिस तरह से बनेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल यहां पर मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा, क्योंकि मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम नहीं हुई, ऑर्थो एंड पैरा पर -m ग्रुप को लगाया है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है, जिसकी वजह से या जो इलेक्ट्रोफाइल है वो मेटा पोजीशन पर अटैक कर रहा है, क्योंकि मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले जैसे ही है, जो पहले थी वही होने वाली है और प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, इस तरह से हमारा मेटा प्रोडक्ट बन चुका है। अब दूसरा केस देखो, दूसरा केस क्या है, यहां पर देखो OH और NH2 अटैच हैं। OH ये भी +m लगाता है और NH2 भी,
प्लस एम लगाता है, लेकिन प्लस एम किसका ज़्यादा होता है भाई? इन दोनों में देखो, डोनेट कौन करेगा? ऑक्सीजन, और यहाँ कौन करेगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की ईएन ऑक्सीजन से कम होती है, मतलब ये अच्छा डोनर होगा, मतलब प्लस एम इसका ज़्यादा होगा। अगर प्लस एम ज़्यादा है तो इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनेगा। इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजिशन ये है और पैरा पोजिशन ये है, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ टेक करेगा और यहाँ टेक करेगा, और प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा हमारे पास। ठीक है, तो प्रोडक्ट हमारे पास कुछ इस तरह से बन चुका है, यहां पर ऑर्थो और यहां पर ये पैरा हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर मेरे पास एक NO2 है और एक Cl है। ठीक है, तो NO2 भी -M लगाता है और Cl भी -M लगाता है। ठीक है, NO2 भी -M और Cl भी क्या लगाता है? -M। अगर दोनों -M लगा रहे हैं तो जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो मेटा फॉर्म होगा विद रिस्पेक्ट टू वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, अब यहां पर दोनों में से वीक कौन है? Cl वीक है भाई, Cl वीक है तो इसके रेस्पेक्ट में मेटा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो, तो ये मेटा होने वाला है, तो इलेक्ट्रोफाइल यहां पर अटैक करेगा और प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा हमारे पास। इस तरह से हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा भाई। अब नेक्स्ट देखो, लास्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर यहाँ पर एक OH कनेक्टेड है और एक NO2 कनेक्टेड है डायरेक्टली बेंजीन रिंग से, तो OH क्या लगाता है भाई? +M ग्रुप। मैंने कहा है कि GOC1 जब तक नहीं आएगा तब तक GOC2 नहीं आने वाला है। GOC1 इसलिए ज़रूरी है क्योंकि GOC1 की जो आधी से ज़्यादा चीज़ें हैं ना, वो हमारे GOC2 में काम आती हैं। ठीक है, तो GOC1 को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। जिसने अभी तक GOC1 नहीं देखा है भाई, वो वापस जाए, GOC1 को देखे और लोड कर आए। ठीक है, क्योंकि GOC1 नहीं आएगा तो GOC2 में कुछ नहीं आने वाला है, ये ध्यान रखें। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये +M है और ये -M है भाई। ठीक है, तो अब यहाँ पर +M के रेस्पेक्ट में प्रोडक्ट बनेगा, +M के रेस्पेक्ट में ऑर्थो एंड पैरा। पैरा पर तो आ नहीं सकता क्योंकि NO2 है भाई, वैकेंसी नहीं है भाई, खाली जगह नहीं है, तो सिर्फ ऑर्थो पर अटैक करेगा और प्रोडक्ट हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पर कुछ इस तरह से हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो अपन इस तरह से अपन प्रोडक्ट प्रिडिक्ट कर सकते हैं इन ESR, राइट। तो जल्दी से ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट, और अभी तक अपन ने देख लिया है कि ये ESR का मैकेनिज्म किस तरह से होता है और हम किस तरह से प्रोडक्ट को प्रेडिक्ट करते हैं ESR में। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन इस पर बेस रिएक्शन पढ़ेंगे कि कई सारी ऐसी रिएक्शन होती हैं जो ESR मैकेनिज्म को फॉलो करती हैं, वो कौन कौन सी रिएक्शन होती हैं उनके बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही। जय हो।